Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं लेकर हाजिर हूँ आपकी जो मोस्ट डिमांडेड वीडियो सीरीज़ थी, जो प्लेलिस्ट आप मांग रहे थे 11th क्लास की इंग्लिश की वीडियोस, जो कि प्लेलिस्ट में आपके लिए क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका पहला चैप्टर जो है वो है चैप्टर 1, जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन। ये है क्लास 11th की इंग्लिश की बुक का पहला पार्ट। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके देख लेते हैं और ध्यान से समझेंगे। और इसके लिए अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने 11th क्लास की सारे चैप्टर्स को पढ़ा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कि है सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स, तो उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेहरू डिसलाइक द लिटिल सेल। देखिए, लिटिल सेल, सेल का मतलब बता दो, जैसे कि हम जेल की बात कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा था क्या कि जो नेहरू जी थे, जब वो जेल में थे, जो भी उनकी छोटी सी काल कोठरी थी, क्या उसको पसंद नहीं करते थे? इट वॉज अ फॉल्स। ये बिल्कुल गलत बात है, सो इट इज़ अ फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, नेहरू लिव्ड विद अदर प्रिजनर्स इन हिज सेल। क्या ऐसा था कि नेहरू जी अपने दूसरे कैदियों के साथ अपने जेल के सेल में रहते थे, है ना, अपनी काल कोठरी में रहते थे दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कैदियों के साथ? तो नहीं, उनका एक सेपरेट मिला हुआ था। सो इट्स आल्सो अगेन अ फॉल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि है कि नेहरू वॉज, द थर्ड क्वेश्चन इज, यस, the third question is Nehru was allowed to go out and walk up and down in front of the gate। क्या नेहरू जी को ऐसा परमिशन दिया गया था भाई कि जेल के बाहर जाकर वो वॉक टहल सके? तो नहीं, ये भी फॉल्स ही है कुछ हद तक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेहरू वॉज इम्प्रिजन्ड इन द यूरोपियन लॉकअप। क्या नेहरू जी को यूरोपियन लॉकअप में इम्प्रिजन किया गया था, यानी कैद किया गया था? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, नेहरू लव्ड द साइट ऑफ द हिमालयाज। नेहरू जी जो थे हिमालय के दृश्य, साइट मतलब दृश्य, को देखना बहुत पसंद करते थे। तो बिल्कुल हाँ, ये सही है, ट्रू। स्प्रिंग इन देहरादून इज लॉन्गर दैन दैट इन द प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है समतल मैदान, है ना, प्लेन जो रीजन होते हैं, है ना, और स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु। तो उनका कहना था, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो देहरादून का वसंत ऋतु है, क्या वो जो समतल भाग वाले इलाके होते हैं उनसे ज़्यादा लंबा होता है? तो हाँ, ट्रू होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है कि द चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ इज सडन। ये तो बिल्कुल गलत बात है, मतलब इन द सेंस कि ये फॉल्स, द चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ इज सडन। ओके, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, कि जो बर्ड मतलब कली से जो पत्तियाँ बनती हैं, राइट, मतलब बर्ड मतलब कली, कली से जो पत्तियां बनने का प्रोसेस है, क्या वो सडन अचानक से होता है? तो हाँ, इट्स अ ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल। जो उनका छोटा सा सेल था, है ना, देहरादून जेल में, वो कब तक रहे? तो नेहरू लिव्ड फॉर 14.5 months इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल। तो भाई याद रखना आप कि 14.5 महीनों के लिए वो अपने छोटी सी जो जेल थी देहरादून की, उसमें 14.5 महीने रहे थे। कितने महीने? 14.5 महीने, राइट, 14.5। चलिए अगला क्वेश्चन है कि whom did नेहरू ट्रीट एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स। किसको नेहरू जी अपने पुराने मित्रों के रूप में याद करते हैं, है ना? कैन यू मेक फ्रेंड्स विद देम। क्या तुम भी वैसे दोस्तों से दोस्ती करना चाहोगे? तो पहले तो जान ले भाई नेहरू जी के फ्रेंड कौन से थे। तो नेहरू ट्रीटेड tufts of grass and bits of stone in the little yard outside his cell as his old friends। जो नेहरू जी का मानना था कि उनके जेल के बाहर, है ना, लिटिल यार्ड मतलब छोटा सा जो आंगन टाइप का था, एक स्पेस था, है ना, उसको जो कि आउटसाइड हिज सेल, जो कि उनके जेल के जस्ट बाहर था, तो उसमें जो घास लगे हुए थे और जो पत्थर थे छोटे छोटे, उनको वो अपना पुराना मित्र मानते थे, है ना। नो, आई कैन नॉट मेक फ्रेंड्स विद देम। ऑब्वियसली मेरा तो भाई ये मानना नहीं है कि मैं उनसे दोस्ती करूं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हु वर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल। अच्छा भाई, ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपाई वर्ड आपने सुना होगा। ऑक्यूपाई का मतलब होता है हड़पना या फिर जब्त करना। तो उनका कहना है कि हु वर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल। भाई जिस जेल में वो रहते थे, वो छोटी सी जो जेल में रहते थे, उनका जो कैद खाना था,
उसी जेल में मतलब और कौन कौन ऑक्यूपेंट्स थे, यानी कि उसको कौन कौन और नेहरू जी के अलावा कौन ऑक्यूपाई करके रखा था, है ना। तो डिड नेहरू लाइक देम, क्या वो उन्हें पसंद करते थे नेहरू जी उनको। तो पहले तो जान लेते हैं भाई ऑक्यूपेंट्स थे कौन। तो ऑब्वियसली अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा, छिपकलियाँ थी, वास्प कीड़े मकोड़े जो थे, हॉर्नेट्स, है ना, वर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द सेल। तो ये जो कीड़े मकोड़े थे यही इनके दूसरे कह सकते हैं कि जेल की चार दीवारी को एक तरीके से हड़प कर रखा था इन लोगों ने। और नेहरू लाइक देम, भाई नेहरू जी उसको उन लोगों को पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन है डैश बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज, व्हाट इज द प्रिविलेज नेहरू इज रेफरिंग टू। नेहरू जी जब बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि देहरादून का मुझे वहाँ पे प्रिविलेज मिलता था। तो वो किस प्रिविलेज की बात कर रहे हैं ये बताना है। वॉज इट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज, क्या वो नेहरू जी का स्पेशल प्रिविलेज था। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, प्रिविलेज का मतलब बता दो तो होता है रियायत, यानी कि उनको एक तरीके से विशेष छूट थी या फिर ऐसा करके। चलिए, नेहरू हैड द प्रिविलेज टू वॉक एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। भाई नेहरू जी को एक प्रिविलेज था देहरादून में कि वो सुबह और शाम को, है ना, फ्रंट ऑफ द गेट के अपने फ्रंट में अप एंड डाउन टहल सकते थे, बट नॉट आउटसाइड द गेट। भाई ध्यान देना इस चीज़ में कि गेट के बाहर नहीं, गेट के अंदर ही मतलब आगे पीछे करके वो टहल सकते थे। इट वॉज नॉट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज, ऑल ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स हैड दिस प्रिविलेज। तो भाई जार सी बात है, ऐसा नहीं है कि बस नेहरू जी को ये प्रिविलेज मिला था, ये प्रिविलेज वैसे लोगों की मिली थी, वैसे कैदियों की मिली थी जो कि ए और बी क्लास के प्रिजनर्स थे, यानी कि वो कैदी थे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मीन फॉर, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल। यूरोपियन लॉकअप जो होता है ना, उसका मतलब क्या है और वो कैसे दूसरे जेल से डिफरेंट है। द यूरोपियन लॉकअप वॉज मीन फॉर यूरोपियन कन्विक्ट्स। जो यूरोपियन लॉकअप था वो यूरोप के लोगों के जो कैदी थे उनके लिए था, जो दोषी होते थे उनके लिए था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द जेल बिकॉज इट हैड नो इनक्लोजिंग वॉल। ये डिफरेंट था जेल से, नॉर्मल वाले जेल से, क्योंकि इसकी चार दीवारी नहीं थी। A person inside his cell could have a fine view of the mountain and life outside. अच्छा, ऐसा था कि ये जेल ऐसा था कि जो इस जेल के अंदर है, कैद खाने के अंदर होता था, उसको बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता था पहाड़ों का, और बाहर की मतलब लाइफ का देखने का मतलब एक अनुभव प्राप्त होता था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ओनली अ प्रिजनर हु हैज़ बीन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views. What does Nehru mean by this? Explain. मतलब एक ऐसा कैदी जो कि कन्फाइन मतलब घिरा हुआ है बड़ी बड़ी चार दीवारियों से, वही एक इंसान है, वही एक ऐसा मतलब वही कैदी जो इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है, कैन अप्रिशिएट प्रशंसा कर सकता है किस चीज़ की, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू, जो आप कह सकते हैं ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़े मतलब चीज़ों से आगे निकल कर, है ना, वही इन बाहर के सैर और खुले दृश्यों के मनोवैज्ञानिक महत्व को समझ सकता है ना, जो कि उस चार दीवारी के पीछे बंद रहा है, वही बता सकता है। तो वो इस बात पे नेहरू जी के कहने का क्या अभिप्राय है, व्याख्या करना है हमें। चलिए बताते हैं इसके बारे में। इन प्रिजन मतलब जेल में, नेहरू ग्रेटली एडमायर्ड द माउंटेन्स एंड एंजॉयड द ट्रैफिक ऑन द पब्लिक हाईवे आउटसाइड द प्रिजन गेट। तो भाई जेल में नेहरू जी ने क्या क्या फील किया था, उस सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई जाएगी। और मैं बता दूँ कि ये जैसे ही हम ये क्वेश्चन आंसर ज़्यादा पढ़ लेंगे ना, अब हम एक दूसरे से एक तरीके से डिस्कस ही तो कर रहे हैं, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या। तो मैं एक बात बता दूँ, अगर हमने ढंग से इस चैप्टर की वीडियो को देख लिया, क्वेश्चन आंसर्स की ही बस वीडियो को, तो हमारा आधा से अधिक हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो have some focus on this video, right? So going ahead, in prison, Nehru greatly admired the mountains and enjoyed the traffic on the public. मतलब जब जेल में थे ना नेहरू जी, तो वो बहुत ज़्यादा एडमायर हुए, बहुत ज़्यादा मोहित हो गए किस चीज़ से, माउंटेन्स जो थे और साथ ही साथ ट्रैफिक जो कि गेट के जस्ट बाहर था, हाईवे था, उसके आने जाने वाले ट्रैफिक की आवाज़ों को सुनकर मतलब एक तरीके से उनको वो एडमायर करता था। But the people outside would not find much to admire them. जाहिर सी बात है, हम लोगों को भी भाई ये सब चीज़ें थोड़ा ना पसंद आती है। जब हम चार दीवारी में कैद रहेंगे तो हमारा दिमाग तो यही होगा कि हम अकेले हैं, हमें भीड़ भाड़ चाहिए, लेकिन जब हम भीड़ में रहेंगे तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वही बोला जा रहा है कि जो लोग बाहर रहते थे भाई,
उनको ये सब चीज़ें एडमायर नहीं करती थी, है ना। वी अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ ए थिंग व्हेन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। बिल्कुल सही बात बोली इसने कि हम तभी किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती एक तरीके से, है ना। व्हेन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ इट, यानी कि हमें उस चीज़ की कमी होती है। वी वैल्यू फ्रीडम व्हेन वी आर कन्फाइंड। बिल्कुल सही बात फिर से बोली जा रही है। हम फ्रीडम यानी आज़ादी की तभी वैल्यू महत्व कर सकते हैं, है ना, वैल्यू कर सकते हैं जब हमें पूरी तरीके से कोई कैद करके रख रहा है। आपको ही अगर कुछ महीनों के लिए आपके घर में ही नज़र बंद कर दिया जाए तो आप भी एकदम से बौखला से जाएंगे, और डेफिनेटली यू वांट टू हैव सम फ्रीडम सो दैट यू कैन गो आउटसाइड एंड एन्जॉय योर लाइफ, राइट। डेफिनेटली तो आपको भी मन होगा कि आप बाहर जाए और इन्जॉय करें। Only a thirsty man in a desert knows the value of a drop of water. वही बात को अलग अलग जरियों से समझाया जा रहा है कि भाई एक वो इंसान जो कि आपको रेगिस्तान में है ना, वहाँ पे रेगिस्तान का एक प्यासा इंसान एक एक बूंद पानी की एक एक कतरे की कीमत जानता है, क्योंकि भाई जब उसे प्यास लगेगी ना तो उसे कुछ नहीं मिलेगा और वो कहेगा कि काश मैंने एक बूंद पानी का बचा लिया होता जो कि नल से टपक रहा था, काइंड ऑफ दैट, राइट। सो आपको वैल्यू करना तभी समझ में आता है, यानी कहते हैं ना ठोकर लगती तभी सीखता आदमी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालय मूव हिज हर्ट। भाई नेहरू जी के बारे में बात की जा रही है कि जो हिमालय का जो टावरिंग मीन्स यू कैन से कि जो दृश्य था, ऊंचे खड़े हुए जो हिमालय के दृश्य से नेहरू जी का मन कैसे प्रसन्न होता था। What lesson did he derive from the mountains? पहाड़ों से उन्होंने क्या सीखा भाई, चलिए देख लेते हैं। नेहरू फाउंड अ ग्रेट कम्फर्ट बीइंग इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द माउंटेन। नेहरू जी को ना बहुत आरामदेह, एक तरीके से आराम वाली फीलिंग, कंफर्ट जोन फील होता था जब वो माउंटेन के दृश्य को एक तरीके से फील करते थे। देयर वॉज अ सीक्रेट इंटीमेसी बिटवीन नेहरू एंड द माउंटेन्स। इंटीमेसी मतलब घनिष्ठता कह सकते हो या फिर आपसी संबंध। तो एक बहुत ही सीक्रेट इंटीमेसी थी, है ना, संबंध था नेहरू जी और माउंटेन के बीच में। नेहरू लर्न टू बी काम व्हेन ही वाज डिप्रेस्ड, सैड और लोनली। अच्छा देखो ये चीज़ ध्यान देना, इस चैप्टर में यही दिखाया गया ना कि जो चीज़ें काल्पनिक है, ये चीज़ें काल्पनिक है, लेकिन इसको ऐसे रिलेट किया है नेहरू जी ने कि मतलब ऐसा लगता है कि वो चीज़ें भी बोल उठी। जैसे कि अभी ले लो, ये कह रहे हैं कि नेहरू लर्न टू बी काम व्हेन ही वाज डिप्रेस्ड, सैड और लोनली। उन्होंने माउंटेन से भी कुछ सीखा। ये काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ये बात वो फैक्ट कह रहे हैं। वो ये चीज़ सीखें कि कैसे एक इंसान जो कि बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ही शांत है, बहुत ही उदास है, बहुत ही अकेला फील कर रहा है, तो वह इंसान शांत रहना सीख जाएगा विद द हेल्प ऑफ द साइट विच इज़ व्यू, मतलब विच इज़ फोकस्ड बाय द हिमालय एंड ऑल, राइट। तो हिमालय का दृश्य देखकर आपके मन में ऐसी भावनाएं आएंगी कि भाई हम शांत रहना सीख लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच साइड डज नेहरू कॉल गे एंड चीयरिंग, हाउ डज ही डिस्क्राइब इट। मतलब अब बात की जा रही है कि नेहरू जी किस दृश्य को मोहक व प्रश्नात्मक कहते हैं, वे इसका वर्णन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं भाई। नेहरू कॉल्स द बर्डिंग ऑफ बेयर पीपल ट्री गे एंड चेयरफुल। नेहरू जी जो है ना, जो पीपल ट्री, पीपल का जो पेड़ है उसमें छोटे छोटे जो कलियां लग रही हैं, उनको वो बहुत ही मोहक और प्रश्नात्मक कहते हैं। ही डिस्क्राइब इट अ वंडरफुल साइट टू सी ग्रीन बर्ड्स ऑल ओवर द नेकेड ट्री। जाहिर सी बात है, नेकेड मतलब होता है नंगा, तो जो पूरा पेड़ पतझड़ के बाद जैसा दिखता है ना, उसमें पत्तियाँ दिखती नहीं है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम व्हेन द बर्ड्स स्टार्टेड टू कम आउट फ्रॉम द प्लांट और द ट्री, यू कैन से, मतलब वैसा समय जब पतझड़ अभी बीता ही है और तुरंत छोटी छोटी कलियां निकलना शुरू हुई है पेड़ों से, तो वो वाला जो दृश्य होता है ना, उनको बहुत ही मोहित करता है। देन सडनली द बर्ड्स टर्न इनटू लीव्स, और तभी क्या होता है, अचानक से जो बर्ड्स हैं वो, यानी बर्ड्स यानी चिड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्ड्स यानी कलियों, तो कलियां जो हैं तुरंत ही देखने में दिखता है कि अरे यार ये तो पत्ते बन गए, राइट। इट इज़ अ मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। It appears that some secret operations had been going on behind the scene. जाहिर सी बात है भाई, behind the scene यानी पीछे क्या चल रहा है, कुछ तो रहस्य है इसके बारे में, ऐसा नेहरू जी कहते हैं।
ही सेज, वो कहते हैं भाई कि वेरी रैपिडली द लीव्स वुड कम आउट इन द मिलियंस एंड ग्लिस्टन इन द सनलाइट अबाउट द ब्रीज। ब्रीज मतलब ठंडी हवा जो चलती है, मध्यम मध्यम, तो वही कहते हैं बहुत तेज़ी से ये पत्तियां भी जो है ना मिलियंस लाखों में आ जाती हैं और बहुत अच्छे शाइनिंग करने लगती है जब सनलाइट उस पर पड़ता है और मध्यम मध्यम हवा चलती है। तो चलिए भाई, अब हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। जो आपने लेसन पढ़ा है ऑब्वियसली उसके बेसिस पे आपको कंप्लीट करना है इन लाइंस को। तो मैंने यहाँ पे रेड में आपका क्वेश्चन लिखा है और जो बाकी के कंप्लीट करने वाले आंसर्स को ब्लैक में लिखा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए आंसर तो आपको पहले दिख जा रहा है, लेकिन जब तक मैं डिस्कस नहीं करूँगा तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से ना समझ पाएँ। तो चलिए एक ही करके देखते हैं। पहला है द मानसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम बिकॉज। जो बारिश के जो मानसून सीजन का जो बारिश होता है उसको हमेशा हम स्वागत करते हैं क्योंकि दे एंडेड द समर हीट। भाई जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी पड़ रही होती है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ तो चाहिए भाई, राहत की सांस लेने के लिए। तो इसीलिए हम इसका बड़े दिल खोल के स्वागत करते हैं मानसून का कि भाई आ जाओ, हमारी जो गर्मी की जो मुसीबत है उसको हटाओ। चलो अगला क्वेश्चन है कि वन लॉन्ग फॉर डिसेंट हैबिटेशन बिकॉज ऑफ थंडर रेन एंड पियर्सिंग कोल्ड विंड्स। यहाँ पर जो है लॉन्ग्ड फॉर, इसका मतलब होता है इच्छित होना, मतलब उसकी इच्छा आपके मन में है कि एक इंसान डिसेंट हैबिटेशन जो ये है बारिश का मौसम है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छित क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ थंडर रेन एंड पियर्सिंग कोल्ड विंड। पियर्सिंग मतलब छेदने वाली, जो नसों को हड्डियों को छेद देने वाली जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, इसके लिए लोग जो होते हैं ना बहुत इच्छित रहते हैं। अगला है द प्रिजनर्स बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे बिकॉज दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज़। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाई जो कैदी थे उनको मतलब वो जो थे है ना मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे, यानी कि प्रकृति की जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनको ज़्यादा गौर से क्यों देखना शुरू कर देते हैं जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है दे आर प्रिवेंटेड, उनको रोका जाता है कि भाई इन सब चीज़ों में आप इंडल्ज मत हो। नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो दिनचर्या जो बाहर के लोग कर रहे हैं, जो कैदी नहीं हैं, जो हम लोग हैं, उन नॉर्मल एक्टिविटीज़ से उनको वंचित रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उनको करने को क्या बच रहा है भाई, वो यही करेंगे। जो नेचर का जो तौर तरीके हैं उनको गहन दृष्टि से देखेंगे, उसको बहुत ही गौर करेंगे, उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, राइट। अगला है नेहरू वांटेड टू एक्सटर्मिनेट wasps because one of them had stung him and he became angry। तो एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि पूर्णतः नष्ट कर देना। तो यहाँ पे बात की जा रही है वास्प, यानी कि जो कीड़े मकोड़े थे ना, तो उनके बारे में बात की जा रही है कि नेहरू वांटेड टू एक्सटर्मिनेट। एक बार की बात है कि वो एक कीड़े को नष्ट करना चाहते थे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वन ऑफ देम हैड स्टंग हिम, यानी कि उनमें से एक कीड़े ने उनको ना डस लिया था और ही बिकेम एंग्री, बहुत ही गुस्से में आ गए थे, इसलिए उसको चाहते थे भाई एक्सटर्मिनेट कर दे, उसको नष्ट कर दे पूरी तरीके से। अब हम फिर से बात करते हैं B.2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आप देख लेना भाई ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ हैं बुक में, मैंने सब इकट्ठा करके एक जगह आपके सामने पेश कर दिया है, आप सब कुछ इसको गो थ्रू कर लेना एक एक करके। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स व्हेन डू दे बिकम ग्रीन। तो जो फ्रेश मैंगो लीव्स का जो कलर होता है वो है रेडिश ब्राउन, दे टर्न ग्रीन वेरी सून, वो बहुत जल्दी ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट मेड नेहरू कूप्ड अप, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ कि नेहरू जी को सिमट कर बैठना पड़ा, तो ऐसा क्यों उनको बैठना पड़ा, राइट। तो आंसर होगा कि इट हैड बीन रेनिंग हैवीली, एक बार की बात है बहुत जोर की बारिश हो रही थी। नेहरू हैड टू सिट कूप्ड अप टू अवॉइड वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग और रशिंग इन फ्रॉम द विंडोज। तो जाहिर सी बात है वो जो वहाँ पे जेल में थे वहाँ पे पानी टपक रहा था बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रहा था, तो सीलिंग से पानी टपक रहा था और साथ ही साथ विंडो से भी पानी आ रहा था, तो इस वजह से उन्हें कूप्ड अप होना पड़ा, यानी कि सिमट कर एक जगह कोने में बैठना पड़ा। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड नॉइज लाइक एन आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट्स, यानी कि बमों की बौछार जैसा, है ना, गोलाबारी जैसा शोर, तोपखाने की जो गोलाबारी होती है वैसा शोर क्या चीज़ करती थी। तो
Hailstones hitting the corrugated iron roof makes a tremendous noise like the artillery bombardment. भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे वैसी आवाज़ की बात तो यही बोली जा रही है ना, वहाँ पे तो बमबारी की नहीं जा रही होगी, तो बारिश से रिलेटेड है कुछ, तो इसका मतलब यही है कि हेल स्टोन्स यानी ओले जो पड़ते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर पड़ते हैं बारिश के टाइम पे, तो वो जब जो लोहे की टिन की जो छत थी उस पर जब वो गिरते थे बारिश में, तो बहुत ही ट्रेमेंडस, बहुत ही खतरनाक आवाज़ निकालते थे, जो कि ऐसा लगा था गोलाबारी चल रही है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है, वाई डज नेहरू रिमेंबर 24 दिसंबर 1932, हाउ डज इट थ्रो लाइट ऑन नेहरूज लव फॉर नेचर। मतलब उन्हें ये दिन क्यों इतना याद रहता था 24 दिसंबर का, और कैसे, है ना, ये नेहरू जी के प्रकृति प्रेम पर क्या प्रकाश डालता है। प्रकृति के वो लवर हो गए थे, नेचर लवर हो गए थे, तो उनके उसके ऊपर क्या प्रकाश डालता है, इस दिन से क्या महत्व है, आइए जानते हैं। देयर हैड बीन अ थंडरस्टॉर्म एंड कंटिन्यूअस रेन ऑन 24 दिसंबर 1932। इस दिन को बहुत जोर की बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बिजली भी गड़क रही थी, है ना। इट वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत मतलब कहते हैं ना ठंड भी लग रही थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट माइजरेबल डे ही स्पेंट इन जेल। ये सबसे दुखद और कठिन दिन था जो कि उन्होंने जेल में बिताया था। बट इन द इवनिंग इट क्लियर्ड अप, शाम को ये सारा कुछ शांत हो गया। व्हेन ही सॉ द माउंटेन कवर्ड विथ थिक स्नो, जब उन्होंने देखा कि जो पहाड़ है सामने का वो बहुत अच्छी बर्फ़ से ढका पड़ा है ना, मोटी परत के नीचे, हिज माइजरी लेफ्ट हिम एंड ही बिकम चेयरफुल। और उसके बाद से उनका मन प्रसन्न हो गया, चित्त एकदम प्रफुल्लित हो गया, है ना। ही कुड नेवर फॉरगेट दैट डे, इसलिए वो दिन वो कभी नहीं भूलते। दिस शोज दैट नेहरू लव नेचर एंड इट वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय टू हिम। जाहिर सी बात है, ये देखने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि भाई नेचर के प्रति नेहरू जी बहुत ही लगाव रखते थे, है ना, बहुत खुश रहते थे उन सब चीज़ों से, और इट वॉज अ सोर्स टू जॉय हिम, है ना। ये एक स्रोत था जिसके जरिए वो उनको आनंद प्राप्त हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, आई रियलाइज दैट वाइल आई कंप्लेन्ड ऑफ लोनलीनेस दैट यार्ड विच सीम्ड एम्प्टी एंड डिजर्टेड वॉज टीमिंग विथ लाइफ, विच लाइफ इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। क्वेश्चन है कि मुझे बोध हुआ कि जब मैं अपने अकेलेपन की शिकायत कर रहा था, तब आंगन जो खाली व निर्जीव प्रतीत हो रहा था वो जीवन से भरपूर था। ऐसा कैसे उनको लगा, है ना। यहाँ किस जीवन का उल्लेख किया गया है, तो नेहरू जी इज़ रेफरिंग टू क्रीपिंग, क्रॉलिंग एंड फ्लाइंग इंसेक्ट्स। तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जो उनको देखा था, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे वो रेंग रहे थे, घिसट के चल रहे थे, उड़ रहे थे, छोटे छोटे पतंगी वगैरह जो भी होती हैं, तो इन सब चीज़ों को वो रेफ़र कर रहे हैं, इन सारी लाइफ को वो रेफ़र कर रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग द लॉस्ट बेबी स्क्वेरल सॉल्व्ड, है ना। क्वेश्चन है कि माँ से जो बिछड़ी हुई थी गिलहरी, है ना, तो माँ से बिछड़ी गिलहरी के बच्चों को दूध पिलाने की समस्या कैसे हल की गई, और इसमें चतुराई की क्या बात थी, व्हाट वाज इंजीनियस अबाउट इट, इसमें चतुराई की क्या बात थी। तो आंसर है कि अ फाउंटेन पेन फिलर विथ अ लिटिल कॉटन वुल, है ना, लिटिल कॉटन वुल अटैच टू इट वॉज यूज टू फीड द बेबी स्क्वेरल। देखिए कितनी दिमाग से उन्होंने समझदारी से काम किया कि जो फाउंटेन पेन का फिलर होता है, फिल करने वाला, इंक फिल करने वाला, उसमें हमने कॉटन लगा दिया, उन्होंने कॉटन वुल लगा दिया, जिससे क्या हो जाएगा कि दूध को हम उसमें सोक कर सके, राइट। उसके बाद से उसको स्क्वीज करके, उसको निचोड़ के, बेबी जो छोटी सी जो गिलहरी थी उसको दूध पिलाया जा सके। इट वॉज इंजीनियस बिकॉज द बेबी स्क्वेरल वर टू टाइनी। ये एक तरीके से चतुराई की बात थी, क्योंकि वो छोटी सी गिलहरी जो थी बहुत ही छोटी थी और वो दूध पीने में सक्षम नहीं थी, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फीड देम। ऑब्वियसली ये बहुत ही असंभव बात थी कि उन्हें उससे दूध पिलाया जा सके अगर ऐसा उपाय ना किया गया होता तो, है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट बिहेवियर ऑफ द पैरट्स डज नेहरू डिस्क्राइब हियर। यहाँ पे इस चैप्टर में नेहरू जी तोतों के बारे में, किस तरीके के उनके बिहेवियर के बारे में चर्चा करते हैं, व्यवहार के बारे में चर्चा करते हैं। डज इट हैव एनी रिजेम्बलेंस टू ह्यूमन बिहेवियर, क्या उनका जो व्यवहार था वो मानव व्यवहार से कोई मेल खाता था क्या। चलिए देख लेते हैं। नेहरू डिस्क्राइब द कॉटशिप एंड लव मेकिंग ऑफ पैरट्स, है ना। उन्होंने जो तोते हैं उनके बारे में भी चर्चा की है, वो कैसे प्रेम भाव से रहते हैं। समटाइम्स टू मेल पैरट्स
वुड फाइट ओवर अ लेडी पैरट, ऐसा भी देखा गया, वो उन्होंने नोटिस किया था। वही बात है, हमने पहले भी बात की कि भाई जब जेल में आदमी रह रहा है तो वो एकांत में है, जाहिर सी बात है हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे वो गौर करेगा। वैसे इन्होंने भी गौर किया, उन्होंने दिखा कि भाई जो दो मेल पैरट्स हैं वो एक लेडी पैरट को लेकर लड़ाई करते हैं आपस में। इट रिजेंबल्स ह्यूमन बिहेवियर, जाहिर सी बात है ये चीज़ तो हमारे मतलब नॉर्मल लाइफ में भी दिखती है ना। तो यहाँ पे वो रिजेंबल्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट होता है भाई कि ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसे ही करते हैं। बिकॉज मैन आर ऑल्सो जेलस क्योंकि जाहिर सी बात है जो मनुष्य है ना, जो आदमी है वो भी बहुत ही ईर्ष्या वाला स्वभाव का होता है। एंड समटाइम्स दे किल देयर ओवर द लव ऑफ ए वुमन, यह भी होता है कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं, किसी लव अफेयर काइंड ऑफ थिंग रहता है तो, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं B.3.1 जिसमें है कि फिर से कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। चैप्टर पढ़ा ही है, आप समझ जाओगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेहरू कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ही कुड ओनली हियर देम बिकॉज, मतलब बहुत सारे बर्ड्स को नेहरू जी देख नहीं पाते थे लेकिन बस उनको सुनते थे, उनकी आवाज़ों को सुनते थे। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर वर नो ट्रीज इन द लिटिल प्रिजन यार्ड, जो छोटा सा जेल था उसका जो आंगन था उसमें पेड़ नहीं थे। दैट्स वाई ही कैन ओनली एबल टू hear the sound of the bird but he can't able to see them because the problem is they can't have the seat to sit on them, right। कहने का मतलब ये है कि जब चिड़ियों को बैठने के लिए जगह ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है, तो दिखेंगे कहाँ से। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई। इन अलीपुर जेल नेहरू वोक इन द मिडल ऑफ नाइट बिकॉज, भाई अलीपुर जेल में नेहरू जी रात के मतलब बीच रात में क्यों उठे, आधी रात को क्यों उठे? बिकॉज ही वॉज हॉरिफाइड टू सी अ सेंटीपेड क्रॉलिंग ऑन द बेड, है ना। एक सेंटीपेड जो कीड़ा रेंगता है, छोटा सा होता है, अपनी भाषा में हम चेरा वगैरह भी बोलते हैं उसे, तो वो उसको देखकर बहुत ही डर गए, जो कि उनके बेड पे रेंग रहा था। लॉन्ग टर्म कॉन्विक्ट्स ऑफन कीप एनिमल्स पेट्स बिकॉज, है ना। लॉन्ग टर्म कॉन्विक्ट्स, तो कॉन्विक्ट का मतलब होता है जो दोषी अपराधी वगैरह होते हैं, जो लंबी समय से जेल की सज़ा काट रहे होते हैं, वो अक्सर अपने साथ पालतू जानवरों को रखना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दे सीक टू सेटिस्फाई देयर इमोशनल स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूख एक तरीके से। तो वो एक तरीके से अपने इमोशनल बैलेंस करने के लिए, इमोशनल फीलिंग को बैलेंस करने के लिए वो एक तरीके से जानवरों को रखा करते हैं। द बिच यानी कि जो कुतिया थी, यूज टू कम टू नेहरू फॉर फूड बिकॉज, वो उसके उनके पास क्यों आती थी भोजन के लिए? सी वॉज यूजली स्टार्विंग एंड ही वॉज बींग केप्ट इन द लॉकअप आउटसाइड द जेल प्रॉपर। यहाँ पे सी होना चाहिए, मतलब वो जो बिच थी वो उसको वो हमेशा भूखी रहती थी और उसे लॉकअप के आउटसाइड ही रखा जाता था, है ना। इसीलिए वो उनके पास आया करती थी खाने के लिए। अगला है कि द पपी सर्वाइव बिकॉज, वो जो छोटा सा कुत्ते का बच्चा था वो क्यों जिंदा मतलब हो पाया, सर्वाइव बच कैसे गया? बिकॉज नेहरू नर्स्ड इट विद ग्रेट केयर, क्योंकि नेहरू जी ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। अगला है कि नेहरू कुड नॉट लुक आफ्टर हिज पेट डॉग्स प्रॉपर्ली बिकॉज, वो अपने छोटे छोटे कुत्तों के देखभाल नहीं करते थे क्योंकि अदर मैटर्स क्लेम्ड हिज अटेंशन, है ना। तो क्योंकि ऐसा था कि दूसरे लोग उनकी अटेंशन जो वो ध्यान देते थे ना, तो उसको एक तरीके से किसी से बोल देंगे, इस वजह से वो उनको ध्यान नहीं दे पाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली में आ गए हैं हम, और इसके बाद से शायद आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी हाफ एन आवर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि देहरादून हैड अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ द बर्ड्स दैट मेक दिस वैरायटी। कौन कौन से वैरायटी के देहरादून जेल में बर्ड्स थी उनके बारे में बोला जा रहा है कि ब्रेन फीवर्ड बर्ड, ईगल्स थे, काइट्स थे, वाइल्ड डक्स थे, कोयल थे, ये सारे बर्ड्स थे, आपको याद कर लेने हैं नाम। आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज ब्रेन फीवर नेम्ड सो, यानी कि ब्रेन फीवर का यह नाम क्यों पड़ा उसे, तो जान लेते हैं। It was named brain fever because wonderfully went on repeating the same notes continuously in daytime and at night, in sunshine days and in pouring rain. ऐसा मतलब इसलिए था कि मतलब वो जो चिड़िया थी वो बार बार दिमाग को एक तरीके से बुखार लगा देगी, ऐसा लगता था, क्योंकि वो बार बार बहुत ही वंडरफुली अच्छे तरीके से
एक ही धुन को रिपीट करती रहती थी, एक ही नोट को वो कंटिन्यूसली रिपीट किया करती थी, भले ही दिन हो, रात हो, सनशाइन हो, बारिश हो रही होगी। इसीलिए वो ब्रेन को एक तरीके से ब्रेन को बुखार लगा देगा ऐसे करके, इसलिए इसको ब्रेन फीवर नाम पड़ गया। हाउ वॉज द लिटिल मंकी रेस्क्यूड, जो छोटा सा मंकी था उसको कैसे बचाया गया। एज द लिटिल मंकी वॉज कॉट बाय द प्रिजनर्स एंड वॉज इन क्राउड, जैसा कि भाई हमें पता है कि जो छोटा सा मंकी था वो प्रिजनर्स यानी कैदियों के द्वारा पकड़ लिया गया और वो भीड़ भाड़ में था। तो अ नंबर ऑफ मंकी गैदर्ड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल। हुआ क्या कि उनके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट मंकी जो थे ना, वो लोग बहुत सारे मात्रा में आए एक तरीके से, है ना, बहुत सारी क्वांटिटी में आए एक तरीके से, और गैदर्ड यानी इकट्ठे हुए वॉल के ऊपर। दे वर एंग्री, वो तो बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनके बच्चे को लगता था उन्हें कि उन लोगों ने पकड़ लिया है, तो वो गुस्से में थे। देन अ बिग मंकी जंप डाउन एंड चार्ज इनटू द क्राउड। तो जो बड़ा मंकी था उनमें से वो नीचे कूदा और चार्ज, यानी कहते हैं ना चार्ज ले लो, यानी कि एकदम से आक्रामक रूप धारण कर लिया उसने भीड़ में। दैट हैड सराउंडेड द बेबी मंकी, जिन लोगों ने उसको घेर कर रखा था छोटे मंकी को, वहाँ पे वो चार्ज ले लिया, अपना आक्रमण रूप धारण कर लिया, आक्रामक। ऑल द मैन फ्लेड इन फियर, डर के मारे सारे लोग तो भाग ही गए भाई, है ना। द बिग मंकी रेस्क्यूड द बेबी मंकी, और इस तरीके से उसने छोटे वाले मंकी को बचा लिया। आगे देखिए, वी ऑफन हैड एनिमल विजिटर दैट वर नॉट वेलकम, नेम द एनिमल नेहरू इज़ रेफरिंग टू। मतलब हमारे साथ ऐसा भी होता है, ऐसे जंतु मेहमान भी आते हैं जिनका हम सत्कार नहीं करते हैं। तो नेहरू जी किन जंतुओं की बात कर रहे हैं भाई। तो नेहरू वॉज टॉकिंग ऑफ दोज एनिमल्स हु आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन हिज सेल, जिनको वो हमेशा पाया करते थे अपने जेल में, उनकी बात कर रहे हैं। आफ्टर थंडर स्टॉर्म स्कॉर्पियंस वर ऑफन विजिबल देम, है ना, कि बारिश के बाद अक्सर उन्हें बिच्छू दिखा करते थे। स्नेक्स वर ऑल्सो फाउंड, सांप भी देख लिया करते थे। वंस अ सेंटीपेड हैड ऑल्सो विजिटेड, हमने बताया ही था, वो रेंग रहा था। वॉज फाउंड ऑन हिज बेड इन द मिडल ऑफ नाइट। मतलब ये सारी चीज़ें जो थी, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो से जानवर थे ना, तो इनका हम कभी आदर सत्कार नहीं करते थे, ऐसा ही उनका मानना था। अगला क्वेश्चन है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वेलकम द डाइवर्जन, विच डाइवर्जन इज नेहरू टॉकिंग अबाउट, है ना। क्वेश्चन है कि वास्तव में मैं मनोरंजन का स्वागत करता था, तो नेहरू जी किस मन बहलाने की बात कर रहे हैं, किस मन बहलावे की बात कर रहे हैं। एज द प्रिजन लाइफ इज़ डल इनफ, भाई जाहिर सी बात है जो जेल वाली लाइफ होती है बहुत ही सुस्त होती है। एंड एवरीथिंग दैट ब्रेक्स थ्रू द मोनोटोनी इज़ अप्रिशिएटेड, यानी अकेलापन, मोनोटोनी मतलब अकेलापन, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अकेलेपन को दूर कर रही है तो उसकी तो भाई बड़ा ही प्रशंसा तो की जाएगी। नेहरू जी वॉज लीडिंग अ डल एंड आइसोलेटेड लाइफ इन द प्रिजन, जाहिर सी बात है वो बहुत ही आइसोलेटेड अकेलापन वाला लाइफ जी रहे थे कैदी की, है ना, जेल में। इन सपोर्ट ऑफ हिज व्यू, उनकी बातों को समक्ष रखने के लिए, ही डिस्क्राइब्ड हिज मीटिंग विद स्नेक, उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो कैसे सांप से मिले, कैसे बिच्छुओं से मिले, सेंटीपेड से मिले। ही वॉज नाइदर हॉरिफाइड और नॉट डिसलाइक देम, ना तो उन्होंने किसी को पसंद किया ना ही उन्हें किसी से डरे, ऐसा मतलब डिसलाइक, ना तो ऐसा नापसंद किया, ऐसा नहीं था, है ना, और ना ही वो उनसे हॉरिफाइड डरे, है ना। रैदर ही फाउंड देम हिज बेस्ट कंपेनियन ड्यूरिंग हिज रफ एंड मोनोटोनस प्रिजन लाइफ। उसके बगैर उन्होंने क्या किया, मतलब उसके विपक्ष जाके उनको अपना कंपेनियन माना, यानी कि साथी संगी माना, और अपनी जो मोनोटोनियस प्रिजन लाइफ थी, है ना, अकेलापन वाला जो लाइफ था, उसमें उनका अपना साथी संगी माना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड नेहरू वॉल्ट क्लियर आउट ऑफ द बेड, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि नेहरू जी ने किससे बचने के लिए बिस्तर पर से छलांग लगाई, है ना, वॉल्ट क्लियर आउट ऑफ द बेड। तो इन अलीपुर जेल इन कलकत्ता वन नाइट नेहरू फेल्ट समथिंग मूविंग स्लोली ओवर हिज फीट। एक बार की बात है जब कलकत्ता में जो अलीपुर जेल है उसमें एक रात को नेहरू जी को ऐसा फील हुआ कि उनके पैर के ऊपर कुछ रेंग रहा है। विद द हेल्प ऑफ ए टॉर्च ही सॉ ए सेंटीपेड ऑन हिज बेड, जब टॉर्च जला के देखा तो सेंटीपेड थे उनके पैर के ऊपर। ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड इमीडिएटली विथ वंडरफुल स्विफ्टनेस एंड ऑलमोस्ट टच द सेल वॉल। तो वो बहुत ही ऐसा जंप करें इमीडिएटली, तुरंत ही, वंडरफुल स्विफ्टनेस, बहुत ही स्विफ्टनेस के साथ, है ना, एंड ऑलमोस्ट टच द सेल वॉल, लगभग उन्होंने दीवार भी छू दिया था, इतने कूद के बाहर निकले, है ना। 7th क्वेश्चन है कि हाउ डिड नेहरू गेट टाइड टू सम डॉग्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि नेहरू जी का कुछ कुत्तों से कैसे लगाव हो गया था, वो कैसे जुड़ गए थे उनसे। तो आइए जान लेते हैं कि एक बार की बात है कि ये जेल ऑफिसर हैड लेफ्ट हिज बिच एट देहरादून जेल। तो वो एक वहाँ पे जेल ऑफिसर था, उसने अपनी कुतिया जो थी, है ना, जो बिच थी, उसको देहरादून जेल में वहीं छोड़ दिया जब उसका ट्रांसफ़र हुआ तो, और वो अलग दूसरे किसी जेल चला गया।
She became homeless, living in a covered drain and picked up bit of uneaten foods from the wards. तो भाई वो होमलेस हो गई भाई, क्योंकि उसको तब देख रेख करने वाला तो कोई था नहीं, है ना। और वो क्या किया करती थी, जो नाले वगैरह में या फिर जो जूठे वगैरह खाना वगैरह पड़े रहते थे उनको उठा के खाया करती थी वार्ड में के। सी ऑल्सो यूज टू कम टू नेहरू सेल बेगिंग फॉर फूड, और उसके बाद से वो नेहरू के सेल में भी आने लगी, है ना, कोठरी में भी आने लगी, ताकि वो भोजन की डिमांड करती थी, भीख मांगती थी। ही स्टार्टेड फीडिंग हर रेगुलरली, और इस तरीके से वो उनसे जुड़ गए क्योंकि वो रेगुलरली उसको खाना देने लगे थे, तो इस तरीके से उनका लगाव हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड नेहरू डू व्हेन द पपी फेल इल, जब वो जो कुत्ते का बच्चा था, जो पिल्ला था, वो बीमार पड़ गया तो उन्होंने क्या किया। डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन, क्या आपके साथ भी सेम ऐसा कुछ हुआ था घटित, आपका अनुभव ऐसा ही है क्या। तो आंसर है कि नेहरू लुक्ड आफ्टर द पपीज़, वो उसकी देखभाल किया करते थे। ही वुड इवन कम आउट ऑफ हिज बेड एट नाइट टू नर्स इट, वो रात रात में भी उठकर अपने बेड से उनको उनकी देखरेख करने जाया करते थे। ही वॉज एबल टू नर्स इट बैक टू हेल्थ, और इस वजह से वो इस चीज़ में सक्षम हुए कि उसको फिर से उसकी हेल्थ ठीक कर दी उन्होंने। तो ये एक तरीके से मेरा किस्सा है, आप भी अपना बना सकते हैं कि व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड आई गॉट ए पपी फ्रॉम द स्ट्रीट, मुझे एक छोटा कुत्ता का बच्चा मिला था जब मैं 10 साल का था। वो बहुत ही वीक, कमज़ोर था। आई गेव हिम सम मिल्क एंड ब्रेड एवरी डे, मैंने उसे थोड़ा दूध दिया, थोड़ा ब्रेड दिया, रोज़ रोज़ देना शुरू किया। इट बिकम स्ट्रॉन्ग, उसके बाद से वो ताकतवर होने लगा। एंड वॉज ऑलवेज एट द डोर ऑफ द हाउस लाइक ए गार्ड, और इस तरीके से वो हमेशा मेरे घर के गेट पे रहा करता था, चौकीदारी करता था एक तरीके से। चलिए आप भी अपनी कहानी बना सकते हैं इसमें। आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यही हमारा मेन मुद्दे वाला है। तो पहले बात बता दूं आपको कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे आपको दिखेंगे कि काफ़ी बड़े हैं, बट यकीन मानिए कि आपको जब ये पता चलेगा तो आपको मैंने किसी भी एंगल से उसके आंसर्स को छोड़ा नहीं है, मैंने सब कुछ उसमें लिखा है। लेकिन आपको ये करना है, आप समझ लीजिए लेकिन लिखिए अपने लैंग्वेज में, है ना। ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा आंसर लिखना है, लेकिन हाँ आपको समझ लेना है, आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, थोड़ा क्वेश्चन देखने में ही लंबा लगता है लेकिन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पिक आउट इंस्टेंसेस दैट शो नेहरूज लव फॉर स्मॉल एनिमल। तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई इंस्टेंसेस यानी उदाहरण, तो इस कहानी में से वैसे उदाहरण को छांटो जिनमें नेहरू जी का जो छोटे जंतुओं के प्रति प्रेम है उसका पता चल पाए। तो भाई जाहिर सी बात है, बहुत सारे किस्से थे इस चैप्टर में, तो उनको मैंने यहाँ पे उजागर किया है, उनको मैंने एक जगह इकट्ठा करके लिखा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा और आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन आंसर है इसका कि जब नेहरू जी जेल में थे और अकेले में अपने टाइम एसोसिएट मतलब बिताया करते थे, किसके साथ, जो वास्प, कीड़े मकोड़े जो भी थे मैंने बता ही दिया है, जो लिजर्ड हो गया, बिच हो गया, पैरोट होगा और भी बहुत थे। तो हिज लव फॉर स्मॉल एनिमल्स कम्स ट्रू विद हिज एक्सप्रेशन एंड एक्शन, उनका जो प्यार था इन छोटे जानवरों के प्रति, वह जो सच्चा प्यार था वो उनके एक्शन और उनके एक्सप्रेशन में दिखता था। ही वॉच्ड, अब देखो एक एक करके बताया जा रहा है। उन्होंने छिपकलियाँ देखी, देयर वे विद ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत लगाव से देखते थे। अकॉर्डिंग टू नेहरू, क्रीपिंग, क्रॉलिंग एंड फ्लाइंग इंसेक्ट लिविंग देयर वर रिमूविंग हिज मोनोटोनी ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू जी के अनुसार जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे जो कि रेंगते थे, इधर उधर घूमते थे, वो उनके अकेलेपन, लाइफ की जो अकेलेपन थी उनको दूर कर रहे थे, उनका ये मानना था। फिर है कि इन अल्नोरा जेल, है ना, सॉरी इन अलीपुर जेल, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपको करेक्ट कर लीजिएगा। इन अलीपुर जेल ही विटनेस हिज इंटीमेसी विथ ए पेयर ऑफ मैनाज, वहाँ पे उनको मैना मिली, मैना चिड़िया के बारे में आपने सुना हुआ, वहाँ पे उनका लगाव हो गया उस वाले जेल में। ही वॉज ऑल्सो वेरी काइंड टू लॉस्ट स्क्वेरल बेबीज, आपने अभी किस्सा सुना जो छोटा सा गिलहरी थी, गिलहरी का बच्चा जो कि खो गया था, राइट। तो उसके बारे में भी हमने देखा कि एंड डिस्क्राइब विथ मच फॉन्डनेस हाउ वन ऑफ हिज कंपेनियन फेड देम विद अ फाउंटेन फिलर विद कॉटन वूल अटैच टू इट, यानी कि किस तरीके से उन्होंने दूध पिलाया बच्चे को, है ना। आगे है कि ही लव्ड पीजन्स एंड वॉच देयर ह्यूमरस वेज एंड ऑल्सो यूज टू फीड ए पेयर ऑफ एजन, उनका लगाव कुछ कबूतरों से भी हो गया था, किस मनोरंजन भाव से उनको देखा करते थे, उनको खाना खिलाया करते थे ना, खाना खिलाया करते थे। अगला है कि इन अलीपुर जेल ही सॉ अ सेंटीपेड ऑन हिज बेड, और एक और बात उनका किस्सा हुआ कि बेड पे सेंटीपेड चल रहा था अलीपुर जेल में, जो कि उनके पैर पे क्रॉल कर रहा था, तो जिसकी वजह से वो कूद कर बाहर निकल गए थे बेड से। ये सारे किस्से मैंने यहाँ पे आपको रखे हैं सामने, आप उसको एक एक लाइन में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको पॉइंट आउट तो करना ही है। ही ऑल्सो फेड ए होमलेस बिच एवरी डे, वो बिच के बारे में बात की गई जिसको वो जेल ऑफिसर ने छोड़ के गया था, उनको खाना खिलाया करते थे, है ना। जब वो बीमार हो गया तो उसकी देख रेख की उन्होंने, रात रात में जाके उठकर उसकी देखभाल किया करते थे।
फिर है कि ही वॉज पैरट्स टू विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड हैज़ डिस्क्राइब देयर कॉर्टशिप एंड जेलसी अमॉन्ग मेल पैरट, मतलब जो भी ईर्ष्या भाव होता था, जो लड़ाई वगैरह होते थे पैरट्स के बीच में, उन सब बातों को भी उन्होंने जिक्र किया है। इंडियन नेहरू हैड लव फॉर ऑल दिस लिटिल एनिमल्स, ही हैवंट ट्राई टू कीप अ स्कॉर्पियन एज ए पेट। वो तो एक तरीके से उनका मन था कि वो बिच्छू को भी पाल कर रखें। ऐसे करके बहुत सारे किस्से थे जिससे उनके छोटे जंतुओं के प्रति प्रेम का पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द पैरेंट मंकी रेस्क्यूड इट्स बेबी, वाई डज नेहरू कॉल इट करेज रेकलेस। तो एक बात बता दो, मुझे ऐसा लगता है ये आंसर ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है वो बताता हूँ मैं, कि जो बंदर था अपने बच्चे को कैसे छुड़ाया, और नेहरू जी उसके साहस को जोखिम भरा क्यों कहते हैं। रेकलेस मतलब जोखिम भरा। तो जाहिर सी बात है भाई, जब एक बंदर अपने बच्चे को बचाने के लिए उस पूरे भीड़ में कूद जाता है ना, तो एक तरीके से उस जंग में उतर गया ना, तो जाहिर सी बात है वो उसने रेकलेस काम किया है ना, जोखिम भरा काम किया है। आइए देख लेते क्या है। तो ये वही बात की जा रही है, एक मंकी था वो जेल यार्ड में गिर गया, बट इट वॉज अनेबल टू क्लाइंब, वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था वॉल पे। सम जेल ऑफिशियल एंड प्रिजनर्स कॉट, उन्होंने उनको पकड़ लिया एंड टाइड अ रोप अराउंड इट्स नेक, उसके गर्दन के चारों ओर रस्सी बांध दी। जब पेरेंट मंकी ने ऐसा देखा तो वो जंप कर गया, है ना। द वार्डर्स वेव्ड लैटिस टू फ्राइटन देम अवे, जो वहाँ के वार्डन्स होते हैं ना जेल के, वो उन पे लाठी लगाने लगे ताकि वो भाग जाए। बट वन ऑफ द पेरेंट जंप डाउन, वो ऐसा कूदा, वो भागा ही नहीं, और उसने भाई भीड़ को भगा दिया उल्टा, है ना। तो ऑल द मैन टेरिफाइड, सारे लोग डर गए और वहाँ से छोड़कर भाग गए। द पेरेंट मंकी रेस्क्यूड, और इस तरीके से उसने बेबी को बचा लिया, बेबी मंकी को ऊपर चढ़ गया। तो ही हैड शोन रेकलेस करेज बिकॉज ही डिड नॉट केयर ऑफ फॉर हिज लाइफ। जाहिर सी बात है उसने जोखिम भरा काम किया, क्योंकि वो अपनी लाइफ की परवाह नहीं कर रहा था, वो कूद पड़ा था, उसकी जान की भी खतरा थी, लेकिन वो कूद गया। तो ही वॉज अलॉन एंड द मैन वेयर आर्म विथ लाठी, जाहिर सी बात है वो अकेला था और जो लोग थे वो उनके पास लाठी थी, फिर वो डर गए, तो उसने जोखिम भरा काम किया। अगला क्वेश्चन है, डज द पेरेंट मंकीज बिहेवियर इन सेविंग इट्स बेबी टेल एनीथिंग अबाउट द ह्यूमन नेचर। क्या ये जो बिहेवियर था मंकी का, ये इंसानों के नेचर से, मतलब नेचर के बारे में कुछ व्याख्या करता है क्या। आइए देख लीजिए। द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन बरेली जेल शोज दैट वी आर नॉट काइंड टू द एनिमल्स। भाई इससे तो ये पता लगता है पहले कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा काइंड नहीं होता है इन जानवरों के प्रति। इट वेरी वेल थ्रोज लाइट ऑन ह्यूमन नेचर, भाई बहुत अच्छे तरीके से मनुष्य के जो नेचर है, प्रवृत्ति है, उस पर प्रकाश डाल रहा है ये वाला इंसिडेंट। ए डिसऑर्गेनाइज क्राउड ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज़ नो करेज, भाई देख लो उनमें साहस ही नहीं था, है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं थे वहाँ के लोग ना, इसी वजह से। दे गेट पैनिकी व्हेन दे आर फेस्ड बाय अ ब्रेव पर्सन और एनिमल, वो बहुत ही भय में हो गए, बहुत डर गए, है ना, जब एक बहादुर इंसान कह लीजिए या फिर जानवर ही कह लीजिए कूद पड़ा तो उससे वो डर गए। दे टेक टू देयर हील्स एज सुन एज दे आर फेस्ड विद द डेंजर, वो अपने पैर उठाकर दम दुमा के भाग गए कि उनको खतरा का आभास हो गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मानसून। भाई मानसून का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है वो बता लीजिए, है ना। हाउ डिड इट अफेक्ट नेहरूज लाइफ इन जेल, उनकी लाइफ को कैसे प्रभावित किया। तो अराइवल ऑफ मानसून इज़ ऑलवेज वेलकम, भाई जाहिर सी बात है सब इसका दिल खोल कर स्वागत करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी गर्मी से राहत दिलाता है। द पार्स लैंड इज़ सून कवर्ड विथ वाटर, जो भी ज़मीन होता है आसपास का, खेत वगैरह होते हैं, वो जल्द ही पानी से भर जाते हैं। जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ होते हैं वो बहुत हरे भरे दिखने लगते हैं, सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बट टू मच रेन कॉज हार्डशिप, भाई ज़्यादा बारिश भी होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। लो लाइंग एरियाज आर फ्लडेड, जो नीचे हिस्से के जो एरियाज़ होते हैं वो उनमें बाढ़ आ जाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव आउट, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइफ बिकम्स डल एंड बोरिंग, लाइफ बहुत ही लेजीनेस लगने लगती है, बोरिंग लगने लगती है। नेहरू हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप इन हिज लिटिल सेल, और भाई ये मानसून की वजह से नेहरू जी को भी बहुत सारी तंगियों का सामना करना पड़ा। ही हैड टू सिट कूप्ड अप, हमने पढ़ा था ना कि वो बारिश की वजह से एक साइड कोने में सिकुड़ के बैठते थे, कूप्ड अप, बिकॉज वो पानी से बचना चाहते थे जो कि सीलिंग से गिर रहा है और खिड़कियों से आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब पांचवा क्वेश्चन है कि वाई डज नेहरू सेज दैट वर्शिप एंड काइंडनेस टू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर, है ना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि पूजा व दया सदा साथ साथ नहीं चलते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था।
तो हाउ डज ही शो इट, उन्होंने कैसे दर्शाया भी कैसे, ये भी बताइए। तो नेहरू सेज दैट इंडियन बिलीव्स इन नॉन वायलेंस एंड लुक अपॉन ऑल लाइफ एज सेक्रेड। मतलब नेहरू जी का कहना था कि हर इंडियन जो होता है वो नॉन वायलेंस में विश्वास करता है, अहिंसा में, और अपनी लाइफ को ही देख लो, वो धार्मिक मानता है। बट दे आर इनडिफरेंट टू देम, लेकिन इंसान उसके लिए विपक्ष है, मतलब एक तरीके से विपरीत है, ठीक विपरीत। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, ही सोज दिस बाय द एग्जाम्पल ऑफ काउज, वो जानवरों के, जो जानवरों में गाय है, माता है हमारी, उसका एग्जाम्पल सेट करके उन्होंने ये चीज़ को एग्जाम्पल दिया कि देखो मैनी हिंदूज वर्शिप काउज, बहुत सारे हिंदू जो होते हैं काऊ की पूजा करते हैं, बट दे आर इनडिफरेंट एंड काइंड टू देम, क्योंकि वो लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनमें से ही कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि उन गायों के प्रति अनकाइंड होते हैं, दयालु नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? वी कैन सी हंड्रेड ऑफ स्ट्रे काउस, स्ट्रे मतलब जो आवारा गायें होती हैं, जो ऐसे भटक रही होती है, जिनका कोई मालिक नहीं दिखता हमें, बट नो वन केयर्स टू लुक आफ्टर देम, कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता ढंग से। तो भाई अभी एक तरीके से आप उनकी पूजा कर रहे हो, अभी जब मान ही नहीं रहे हो, कुछ लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो भाई ये इस बात को लेकर नेहरू जी करते हैं कि ये चीज़ एक साथ साथ नहीं चलती। क्या? वर्शिप एंड काइंडनेस, दुआ और दया और दया और पूजा, राइट। तो इंडीड वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट गो ऑलवेज टुगेदर, तो वही बात है। अगला है 6th क्वेश्चन, व्हाट डज नेहरू से अबाउट पीपल एंड द पैट्रन एनिमल। तो नेहरू जी लोगों और उनके संरक्षक पशुओं के बारे में क्या कहते हैं, वो भी देख लेते हैं भाई। कि नेहरू सेज दैट डिफरेंट कंट्रीज हैव अडॉप्टेड डिफरेंट एनिमल एज अ पैट्रन, जो उनके संरक्षक पशु हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं अपने अपने अलग अलग एनिमल्स को संरक्षित करके रखते हैं कि भाई हमारा संरक्षक वाला पशु ये है। दोज एनिमल्स आर द सिम्बल्स ऑफ देयर एम्बिशन और कैरेक्टर, वो जो जानवर होते हैं ना, उनकी एम्बिशन, उनकी जो इच्छा है ना, उनकी जो ड्रीम होती है, उनके जो कैरेक्टर होते हैं उस देश की, उसको वो दर्शाता है। उनका वो जानवर जो पैट्रन उसको मान रहे हैं, आप संरक्षण वाला जानवर मान रहे हैं, संरक्षक पशु। तो ईगल इज़ द पैट्रन एनिमल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड दैट ऑफ जर्मनी, माने इन देशों की जो पैट्रन एनिमल है वो ईगल है। बुलडॉग इज़ द सिंबल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का क्या है? बुलडॉग है। फाइटिंग कॉक फ्रांस के लिए। बियर दैट ऑफ ओल्ड रशिया, है ना। ऑल दिस एनिमल्स आर एग्रेसिव फाइटिंग एनिमल्स, ये सारे के सारे एग्रेसिव फाइटिंग एनिमल्स हैं। दे आर द सिंबल ऑफ दोज पीपल्स एम्बिशंस एंड दे वांट टू मोल्ड देयर कैरेक्टर्स अकॉर्डिंगली, और उसी तरीके से अपने भाव को, कैरेक्टर्स को बदलना भी चाहते हैं इन जानवरों के एग्जाम्पल सेट करके। द काउ इज़ द पैट्रन एनिमल ऑफ द हिंदूज, वहीं देख लो हमारे हिंदू में इसका जो हमारा पैट्रन एनिमल है वो क्या है? गाय है। इट इज़ जेंटल एंड नॉन वायलेंट एनिमल, तो भाई हम यहाँ पे लोग जो हैं बहुत ही नेक दिल वाले हैं और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। नो डाउट द हिंदूज बिलीव इन नॉन वायलेंस, भाई जाहिर सी बात है हम हिंदू जो हैं नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ दिस बर्ड्स, वी कुड ओनली हियर देम एज अ रूल as there were no trees in our little yard, what light does it throw on the relation between the birds and the plant। भाई इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है कि पेड़ नहीं थे तो भाई जाहिर सी बात है वो दिखेंगे नहीं, भले सुनाई देंगे बर्ड्स की आवाज़, दिखेंगे नहीं। तो इससे वो क्या प्रकाश डालना चाहते हैं बर्ड्स और प्लांट्स के रिलेशन के बीच में। तो देखो, नेहरू वॉन्ट्स टू पॉइंट आउट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड्स एंड ट्रीज, वो उनके बीच में जो क्लोज रिलेशनशिप है उसको दर्शाना चाहते हैं। ही कुड हियर द चर्प्स ऑफ बर्ड्स इन द जेल ऑफ देहरादून बट ही कुड नॉट सी देम एज देयर वर नो ट्रीज इन द यार्ड, वही बात है कि वो देख नहीं पाए क्योंकि पेड़ ही नहीं थे। देयर वर वैरायटी ऑफ बर्ड्स इन देहरादून, बहुत सारे वैरायटी के थे। नेहरू कुड ओनली हियर देयर सिंगिंग, चैटरिंग एंड ट्विटरिंग, वो बस सुन पाते थे ओनली। He could hear the quail's plaintive call during the monsoon. The brain fever bird used to visit the jail, but he could not see most of the birds because there was no tree. वही बात को रिपीट की जा रही है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसको और अच्छे ढंग से भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है हमने क्या पढ़ा है। हमारा जो आज का एक तरीके से 8वां क्वेश्चन है वो है, ऑल एनिमल्स हाउसएवर स्मॉल दे माइट बी डिजर्व रिस्पेक्ट, पिक आउट इंस्टेंसेस फ्रॉम द लेसन इन फेवर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। जितने भी जानवर होते हैं ना, एक तरीके से कह लो कि सभी जंतु जो होते हैं चाहे वो कितने भी छोटे ही क्यों ना हो, उन्हें आदर चाहिए। इस कथन के पक्ष में जो चैप्टर में उदाहरण है उसको छाटिए। तो देखो, नेहरू रियलाइज दैट ही वॉज नॉट अलोन, उनको भी विश्वास था कि वो अकेले नहीं हैं। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट इन अराउंड हिज सेल्फ, बहुत सारे जानवर थे उनके चारों ओर। देयर वर क्रीपिंग और क्रॉलिंग और प्राइंग इंसेक्ट्स, वो सारे ऐसे आपको पता ही है क्या क्या कर रहे थे, क्रीप कर रहे थे, क्रॉल कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। ऑल दिस इंसेक्ट लिव लाइफ ऑफ देयर ओन विदाउट इंटरफेयरिंग विद नेहरूज लाइफ, ये सारे जो कीड़े मकोड़े थे ना वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे बिना इंटरफेयर किए हुए नेहरू के लाइफ में। ओनली वंस ए वास्प स्टंग हिम इनएडवर्टेंटली, तो मतलब बिना जानने बूझे
किसी एक जंतु ने या फिर कह लीजिए एक कीड़े मकोड़े ने उन्हें डस लिया था, काट लिया था, नहीं तो मतलब वो आपको डिस्ट्रॉय, मतलब आप उसको डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि वो हो सकता है गलती से उसने किया हो। तो वही बोल रहे हैं कि नेहरू ट्राई टू डिस्ट्रॉय द नेस्ट, वो चाहते तो उसका घोंसला या फिर उसका घर तोड़ दे, बट द लिटिल इंसेक्ट पुट अप ए ब्रेव डिफेंस, उसने बहुत साहस दिखाया। एट लास्ट नेहरू गेव अप, नेहरू जी ने ही हार मान ली। ही फाउंड दैट दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, इसलिए उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि भाई इनको भी सम्मान चाहिए। ही लेट देम अलोन एंड दे डिड नॉट इंटरफेयर विथ हिज लाइफ, एक बार उसके बाद से उन्होंने छोड़ दिया उसे अकेला, तो उसके बाद से उसने कभी उनके दखल नहीं दी उनकी ज़िंदगी में। दे नेवर स्टंग देम अगेन, दे नेवर स्टंग हिम अगेन, उसके बाद से उसने उन्हें कभी नहीं काटा। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, ए गुड ऑटोबायोग्राफी इज ऑनेस्ट, है ना। कहा जा रहा है कि एक जो अच्छी आत्मकथा होती है वो ईमानदारी होती है। इन वॉट वेज डू यू थिंक पंडित नेहरू इज ऑनेस्ट इन राइटिंग अबाउट हिज लाइफ इन जेल, तो आपके विचार में पंडित नेहरू ने जेल में अपने जीवन के बारे में ईमानदारी से लिखा है, तो वो क्या लिखा है। यूज स्पेसिफिक रेफरेंस फ्रॉम द लेसन एज एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल निकाल के समझाइए इस चीज़ को। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इसके बाद से आपका चैप्टर भी एंड होने को आ गया है। नेहरू हैज़ गिवन ए ट्रू अकाउंट ऑफ हिज लाइफ इन जेल, उन्होंने बहुत सच्ची घटना के बारे में बताया है कि इज़ नाइदर एग्जैगरेटेड नॉर हैज़ ट्राई टू विन अनड्यू सिंपैथी ऑफ हिज रीडर, मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि फॉल्स, झूठा होता है ना सिंपैथी, सहानुभूति नहीं प्राप्त करनी चाहिए लोगों की, रीडर्स की। ही हैज़ ऑनेस्टली एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड इमोशनल, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को जाहिर करा है। हिज जॉयज़ एंड हिज एक्शंस, अपनी जो भी खुशी है, जो आनंद है, जो उनका एक्शन है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने जाहिर किया है। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हाउ लोनली एंड डिप्रेस्ड ही वॉज व्हेन देयर वर नो इंटरव्यूज़, जाहिर सी बात है वह जब जेल में है तो क्या ही उनका इंटरव्यू होगा, तो उस दौरान वो कैसे लोनली थे, कैसे डिप्रेस थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने वर्णन किया है। ही वुड सिट क्वाइटली एंड लुक एट द डिस्टेंट माउंटेन, वो बहुत शांति से बैठा रहा करते थे और बहुत दूर जो माउंटेन दिख रहे हैं उनको देखा करते थे। ही डिस्क्राइब्स हाउ ही वॉच प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल, उन्होंने ये भी बताया है, वर्णन किया है कि कैसे वो प्लांट्स को किस नज़रों से देखते थे, किस पेड़ और जानवरों को कैसे देखा करते थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। He has even faithfully described a few events like the rescue of the baby monkey by its parents in the face of danger to his life। ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये आपको व्याख्या करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने ये काम किया है। नेहरू इज़ वेरी ऑनेस्टली डिस्क्राइब्ड हिज फीलिंग अबाउट एनिमल्स, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से जो फीलिंग्स हैं एनिमल्स के रिलेटेड वो उन्होंने जाहिर किया है। ही टेल्स अस हाउ ही गॉट एंग्री व्हेन ही वास्प स्टंग हिम, भाई ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड ही ट्राई टू डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट, की उन्होंने बस गुस्से में आकर उसका घर तबाह करने की कोशिश की थी, वो भी उन्होंने जाहिर किया है। ही ऑल्सो ऑनेस्टली टेल्स अस अबाउट हिज फीलिंग ऑफ रिपल्सन अबाउट सेंटीपेट्स, सेंटीपेट के बारे में क्या उनकी भावनाएं आई थी उसको भी जाहिर किया है। वन नाइट ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड बिकॉज ही फाउंड अ सेंटीपेट देयर, ही वॉज पैनिक्ड, ही डज नॉट ट्राई टू हाइड द फैक्ट दैट वॉज नॉट वेरी ब्रेव, ही हैज़ गिवन अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ की जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, मजबूती वाली चीज़ें होती हैं जो उसको मजबूती प्रदान करे, और वीकनेस, अपनी कमजोरियों के बारे में भी बताया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ गुड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो वेरी सेल्फ अवेयर, है ना, कि एक अच्छी आत्मकथा जो होती है स्वयं के बारे में सचेत होती है। हाउ सेल्फ अवेयर डू यू थिंक द ऑथर हैज़ बीन इन द पर्सनल स्टेटमेंट कंटेंट इन द वर्क, तो आपके विचार में जो लेखक है ना व्यक्तिगत कथनों के बारे में इस लेख में कितना स्वयं सचेत है। यूज एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वर्क टू सपोर्ट योर ओपिनियन, तो इसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू आंसर करिए। तो नेहरू वॉज ऑलवेज सेल्फ अवेयर, वो हमेशा से ना एक तरीके से स्वयं के बारे में सचेत रहते थे। ही नॉट ओनली वॉच हिज सराउंडिंग बट ऑल्सो हिज फीलिंग एंड इमोशन, वो बस वो आसपास ही नहीं देखते थे बल्कि साथ ही साथ अपनी फीलिंग और इमोशन को भी जाहिर करते थे। ही वॉज अवेयर हाउ लोनली ही वॉज व्हेन देयर वर नो इंटरव्यूज़, वो भी इन्होंने जाहिर किया कि भाई कैसे वो अकेले रहा करते थे जब वो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ करते थे। एंड ही वॉज अवेयर दैट ही वॉज सो लोनली बिकॉज, है ना, बिकॉज ही हैड बीन कन्फाइंड टू हिज लिटिल सेल्फ फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए उनको एक छोटे से काल कोठरी में रखा गया था। तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि उस समय वो कितने तन्हा थे, कितने अकेले थे। ही न्यू द व्यू ऑफ द माउंटेन और इट्स प्रॉक्सिमिटी सूदड हिज हर्ट, उन्होंने ये चीज़ जाना कि एक दृश्य को देखकर आदमी मन से कैसे भाव विभोर हो सकता है, कैसे थोड़ा उससे टच में आ सकता है, उनका हर्ट उसके लिए पिघल सा गया एक तरीके से। माउंटेन्स को देख के वो बहुत अट्रैक्ट हुआ करते थे। बट इट कुड नॉट डू सो फॉर लॉन्ग, ये बहुत समय तक नहीं चला ऐसा। ही वॉज अवेयर हाउ माइजरेबल ही वॉज ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पेल ऑफ मानसून रेन, वो कैसे असहनीय होता था
उस समय मानसून बारिश के समय आपको तो पता ही है क्या हुआ था. He could understand that he tried to destroy the nest of wasps because he became too angry when a wasp had stung him. He tells us about his fear of centipedes. उन्होंने ये भी बताया कि वो कैसे डर जाते थे उन सेंटीपेड से. तो इस तरीके से आपका पूरा जो चैप्टर है आई होप मैंने क्लियर कर दिया है. आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें. और आप लोग से एक राय लेनी थी कि अगर आपको कुछ क्लासेस वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है तो वी कैन स्टार्ट सम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस फॉर दैट. सो फॉर दैट यू कैन कमेंट over here and we can work on that. Thank you so much. See you in the next class. Take care. Bye bye.